आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा और इमिग्रेशन से जुड़े हुए टर्म्स के बारे में, जिसमें हमेशा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि I-94 क्या है, I-797 क्या है। तो इन टर्म्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ DS-19, राइट? So DS-19 is the official form that needed to apply for a J1 visa and to maintain your legal J1 status in the US. It is issued by your sponsoring university or the institution. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका पोस्ट डॉक यूएस में हो गया है तो जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है आपको DS-19 भेजती है और उस DS-19 के बेस पे आप J1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि DS-19 होता है J1 वीज़ा के लिए। इसी तरह से होता है I-797B। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे DS-19 से तो I-797B होता है H-1B वीज़ा के लिए। तो अगर आपका जो भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अगर उसने I-797B फॉर्म भेजा है, तो आप उसके बेस पे H-1B वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? I-797B और एक और होता है I-797A। तो अगर इन दोनों कंपेयर करोगे, तो I-797B कब इश्यू होता है? जब आप यूएस में नहीं हो, यूएस से बाहर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कंट्री इंडिया है, तो आपको इंडिया में I-797B फॉर्म भेजा जाएगा। ठीक है? अगर आप यूएस में ही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप J1 वीज़ा पे काम कर रहे थे, अब J1 से आपको H-1B पे जाना है, तब आपको इश्यू होता है I-797A। ठीक है? तो सिंपली अगर आप यूएस में हैं तो I-797A इश्यू होगा, अगर आप आउटसाइड द यूएसए हैं तो I-797B फॉर्म इश्यू होता है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज सेविस? So SEVIS is a US government database that tracks international students and the exchange visitors, right? So exchange visitor में हमारा J1 वीज़ा आ जाता है। तो अगर आप पोस्ट डॉक पे जा रहे हैं, J1 वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपको सेविस फी जमा करनी होती है। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी जाते हैं, तो आपको सेविस फी जमा करनी होती है। बट अगर आप H-1B पे जाते हैं, तो H-1B पे सेविस फी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेविस फी जरूरत पड़ेगी आपको J1 वीजा पे, नॉट दी H-1B वीजा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज DS-160? So DS-160 is the online visa application form you must complete before attending your US visa interview at the consulate. तो सिंपली अगर इसको आप समझना चाहें तो जब आपके पास DS-19 या I-797A फॉर्म आ गया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको काउंसलेट में वीजा के लिए अपीयर होना। ठीक है? बट उस अपीयरेंस से पहले आपको DS-160 फॉर्म कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप J1 पे जा रहे हैं या H-1B पे जा रहे हैं, दोनों केस में आपको DS-160 फॉर्म भरना पड़ता है। तो आप जब DS-160 फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आप जाएँगे काउंसलेट में वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो इसमें याद करने वाली चीज़ यही है कि DS-160 फॉर्म दोनों के लिए होता है, चाहे आप J1 पे जा रहे हैं या H-1B वीज़ा पे जा रहे हैं। दोनों केस में ऑनलाइन इसको आप फिल कर सकते हैं। इसमें किसी फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक? आप बस ऑनलाइन इसको फिल अप करिए और सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ वीज़ा? सो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वीज़ा क्या है, DS-19 क्या है, J1, H-1B क्या है? तो वीज़ा सिंपली दैट्स अ स्टिकर और स्टैम्प प्लेस्ड इन योर पासपोर्ट बाय द यूएस काउंसलेट, ठीक है? तो आपके पासपोर्ट में जो स्टैम्प लगाते हैं स्टिकर, दैट इज़ द वीज़ा। वीज़ा का पर्पस क्या होता है? इट अलाउज़ यू टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक J1 और द H-1B वीज़ा, राइट? तो वीज़ा काम क्या है कि जब भी आप यूएस जा रहे होंगे, तो आपके इमिग्रेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की या स्टैम्प की। अच्छा, आप जब यूएस में एंटर कर गए हो, उस टाइम आपको लीगली यूएस में रहने के लिए DS-19 या I-797 फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत फाइन डिफरेंस है। आपको एंट्री के लिए वीज़ा या स्टैम्प की ज़रूरत है, लेकिन आपको यूएस में रहने के लिए, जब आप यूएस में अंदर आ गए हैं, तो आपको
वैलिड डीएस चाहिए या I-797 फॉर्म चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज I-94। ये भी बहुत कॉमनली यूज टर्म है। So I-94 is an arrival departure record that shows your legal immigration status, date of entry, and authorized length of the stay in the US। तो सिंपली अगर इसको आप समझना चाहें, सो I-94 ये आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है कि आप कितनी बार यूएस में एंटर हुए हैं और कितनी बार वापस गए हैं। और ये अपडेट कौन करता है? जो भी यूएस कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। जब भी आप एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे तो वो इसको अपडेट कर देता है। तो I-94 में आपकी सारी एंट्री और एग्जिट्स की डेट होंगी। एंड व्हाट इज द 2 ईयर रूल फॉर द J1 स्कॉलर्स। तो अगर दो इसको आप समझे कि 2 ईयर रूल होता है क्या, तो 2 ईयर रूल में ये था कि अगर आप J1 वीज़ा पे काम कर रहे हैं, तो जब भी आपका J1 वीज़ा कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको 2 साल के लिए आपको अपनी होम कंट्री में सर्व करना होगा। ठीक है? तो ये तो सिंपल रूल था, लेकिन इसमें आप ये था कि आप इस रूल को वेव भी करवा सकते थे, आपको वेवर अप्लाई करना होता था। अच्छा, रिसेंटली इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए ये एग्ज़ेम्प्ट हो गया है, तो इसको आप देख लीजिए कि आपकी कंट्रीज़ में आती है कि नहीं आती है। और दूसरी कंडीशन ये भी आई है कि शायद आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस बेस पे भी आप एग्ज़ेम्प्ट हैं या नहीं एग्ज़ेम्प्ट है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उसमें आते हैं इस कैटेगरी में या नहीं आते हैं, अगर आप J1 पे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ़ J1 वीज़ा होल्डर्स पे ही अप्लाई होता है, H1B वीज़ा होल्डर पे अप्लाई नहीं होता है। So next question is, do postdocs need an EAD to work? So EAD is Employment Authorization Document। So postdocs जो जाते हैं J1 या H1B वीज़ा पे उनको EAD की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसको ज़रूरत पड़ती है? जो भी अगर आप J1 पे हैं, आपके स्पाउस जो भी हैं वो अगर J2 वीज़ा पे हैं, तो अगर J2 वीज़ा काम करना चाह रहा है यूएस में, उसको EAD की ज़रूरत पड़ेगी। तो EAD लेके फिर वो काम कर सकते हैं। H1B वीज़ा पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसमें स्पेसिफ़िक केसेज़ होते हैं कि अगर आप H4B पे हैं, तो H1B की I-140 एप्लीकेशन अप्रूव होनी चाहिए, तब आप EAD कर सकते हैं। लेकिन अगर आप J2 पे हैं, तो J2 पे सिंपली आप EAD फाइल करके फिर आप यूएस में काम कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वीज़ा स्टैम्प इन द पासपोर्ट एंड DS-19? तो जो आपके पासपोर्ट में जो वीज़ा स्टैम्प है, उसका होल सोल पर्पस है टू गेट द एंट्री इन यूएस। मतलब आपकी इमिग्रेशन पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। और जब आप यूएस में अंदर चले जाते हो, उस टाइम आपको DS-19 या I-797 की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में डिफ़रेंस यही है कि पासपोर्ट में अगर स्टैम्प है, तो वो एंट्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और जो DS-19 है, वो आपको लीगली यूएस में रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। That's it. If you found this video informative, please do like this video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.